आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम किंगडम मोनेरा वाली हेडिंग से करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग के अंडर आता है, क्योंकि किंगडम मोनेरा से सवाल बहुत बनते हैं। और एक एक तत्व याद रखिए, हमेशा बायो की एनसीईआरटी पढ़ते वक्त एक सबसे ग्रेट तत्व ये है कि ट्रीट every NCERT line as a story and then deduce all the conclusions from it। एक तत्व ये है। 11th-12th में आपके पास टाइम इतना रहता है कि आप सब्जेक्ट को इंडिविजुअली बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप हर एक NCERT लाइन को स्टोरी की तरह देखें, स्टोरी की तरह उससे अपने अपने कंक्लूजन्स निकालें, बट कंक्लूजन सटीक हो। पेपर ले, ब्लैंक पेपर ले, NCERT की लाइन को पढ़ें, पहली लाइन आपने पढ़ी, उससे जितने भी कंक्लूजन डिड्यूस हो सकते हैं वो सारे निकालें। कंक्लूजन डिड्यूस होकर के उससे आपकी एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाया कुछ, तो जिससे कि आपको वो लाइन याद रह जाए। ठीक है, आपकी एक इमेजिनेशन जो पिक्चराइज फॉर्म में रहेगी तो वो आपको एंड तक याद रहेगी। जब जब आप एनसीईआरटी की वो लाइन पढ़ेंगे, आपको पूरा का पूरा जो खेल है वो याद आने वाला है। तो देखिए, किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा जो कि पर्टिकुलरली बैक्टीरियाज का ग्रुप है। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन, इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन चलेंगे, लाइन का डिकोड हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि मेन मुद्दा एनसीईआरटी पे है। एनसीईआरटी को डिकोड करने का खेल जो है, एनसीईआरटी आपके टिप्स पे हो, बायो में ये हो, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 11th-12th में पढ़ना पड़ता है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। बट आपकी एनसीईआरटी ही क्लियर नहीं, उससे पीछे आप कतई नहीं हट सकते। आपको एनसीईआरटी क्लियर ही होनी चाहिए। क्लियर मीन्स आपकी एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए, दैट इज़ द खेल। तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। ये कुछ टिप्स वीडियो के बीच में आती रहेंगी, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। आपको छोटे छोटे पैकेट्स जो टिप्स के होते हैं ना, आपको अपनी स्टडी लाइफस्टाइल में आपको इनकॉर्पोरेट करनी ही चाहिए, जिससे आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो इम्प्रूव होगी। तो किंगडम मोनेरा की बात स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा पर्टिकुलरली एक ऐसा ग्रुप है जो बैक्टीरियाज को लेकर के टारगेट करता है। बैक्टीरियाज क्या है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दैट बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा अगर एक अम्ब्रेला की तरह देखें तो उसके अंदर जितने भी, उस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी तुम्हारे मेंबर्स होने वाले हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया होने वाले हैं। सो मोनेरा ओनली कवर्स द बैक्टीरिया मेंबर्स। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया का नाम सबसे पहले आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले बैक्टीरिया का ये जो नाम है वो टॉप पर आने वाला है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, बैक्टीरिया जो है अकर करता है हर जगह। एक लाइन याद रखना, बैक्टीरिया जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, यानी बैक्टीरिया तुम्हें हर जगह मिलेगा, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे वो मॉडरेट एनवायरनमेंट वाली जगह हो, तुम्हें बैक्टीरिया जो है वो हर जगह मिलने वाला है। तो बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो याद रखना है। बैक्टीरिया तुम्हें हर जगह मिलने वाला है, फिट करना चाहिए दिमाग में। नाउ हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अब तुम्हें एक इसका पिक्चर्स क्यों दिमाग के अंदर बनाना है कि कई बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि हमें इमेजिन करना है कि हम गए गार्डन के अंदर हमने कुछ मिट्टी देखी साइड में, मिट्टी को हमने हाथ में उठाया। मिट्टी को जैसे ही हमने हाथ में उठाया तो हम जैसे ही मिट्टी को छोड़ते हैं, हम सबसे पहले बेसिन की तरफ भागते हैं, वहाँ पर हम हाथ धोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर हज़ारों तो नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो है उस मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। तो ये पिक्चर जो है ना दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि आखिर तक क्योंकि ये सवाल तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हें नीट के क्वेश्चन में ज़रूर मिलने वाला है। नीट के क्वेश्चन में स्पष्ट तरीके से असर्शन रीजनिंग में वो पूछ सकता है, क्योंकि ये सवाल है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी भर मिट्टी में तुम्हें 100 की तादाद में बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स
such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. अब बैक्टीरिया ना खुद को मॉडिफाई करता है, बैक्टीरिया खुद को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। देखो बैक्टीरिया ना इवेंचुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाई करेगा। हमें पता है दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें चेंजेस नहीं है, उनमें वेरिएशंस हैं, इतने वेरिएशंस हैं कि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर उनका अकरेंस मौजूद है, ठीक है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डिज़र्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, जहाँ पर बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इससे ये इन्फरेंस निकल सकता है, दूसरा मतलब निकाला जा सकता है, ठीक है। दूसरा डेजर्ट, इसका भी मतलब ये है कि जहाँ पर एकदम सूखा पड़ा है, डेजर्ट जहाँ पर पानी की तादाद कम है, ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ड्राइनेस जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो है। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्नो है, डीप ओशंस, स्नो का तादाद जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पर भी हमें बैक्टीरिया मिलेगा। डीप ओशंस में भाई एक ऐसा ओशन, ऐसा समुद्र जो बहुत गहरा है और जहाँ पर दूसरे लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पर भी हमें डीप ओशंस के अंदर, स्नो के अंदर ये लाइफ फॉर्म मिलते हैं, कई दूसरे। अब ये यहाँ तक हो गया, दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। लाइन का मतलब ये है, लाइन को तोड़ते हैं पहले। मैनी ऑफ देम लिव इन यानी कई बैक्टीरिया तो ऐसे भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, हमारे अंदर रहते हैं, यानी कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे अंदर रहते हैं, बात अभी पूरी नहीं हुई। और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि या ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी हो सकता है वो स्किन के ऊपर, सुपरफिशियली उसी के ऊपर प्रेजेंट हो, अबव द स्किन प्रेजेंट, अबव द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, एज अ पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे को डिप्राइव करता हो ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ द शेल्टर, ऑफ वट एवर माइट बी द एडवांटेजियस थिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ उसे डिप्राइव करे दूसरे ऑर्गेनिज्म को, बट जो उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है उसको बेनिफिट ही हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ अ पैरासाइट, वो एक पैरासाइट होता है। तो मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स, ये एक चीज़ होने वाली है। तो एक पैरा पूरा कंप्लीट होता है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरा तो ये माना जाएगा किंगडम मोनेरा के अंदर कि बैक्टीरिया 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछता है, यही से पूछता है डायरेक्टली, वो मैच द कॉलम्स में देगा आपको। चार ऑप्शंस बनेंगे सीधे से, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कोमा शेप्ड एंड विब्रियम, कुछ इस तरीके से जो तुम्हारे पैरा बनने वाला है वो बनेगा। तो सीधी सी बात में वो डायरेक्टली तुम्हें मैच द कॉलम में दे देगा। तो बैक्टीरिया मेजॉरिटी ऑफ दी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज होती हैं शेप के बेसिस पे, अगर अपन उसको क्लासीफाई करें तो हमें कोकस मिलेगा, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियम एंड चौथा जो है वो स्पाइरलम। टफनेस ज़रा भी नहीं है, नाम से बिल्कुल क्लियर होता है, बस एक याद रखना पड़ता है हमें, बैसिलस जिसका मतलब होता है रॉड शेप्ड, बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड। दूसरा है विब्रियम, विब्रियम का मतलब होता है कॉमा शेप्ड, विब्रियम का मतलब होता है कॉमा शेप्ड। तीसरा है स्पाइरलम, स्पाइरलम का मतलब सीधा सा स्पाइरल शेप। एंड चौथा जो हमारे पास मौजूद है वह कोकेस, विच इज़ नथिंग बट द स्फेरिकल शेप, तो वो स्फेरिकल शेप है। ऐसे 4 कैटेगरीज है, हमें याद रखनी है इनको। एंड स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये जो हमें डायग्राम्स दिए गए हैं, जो फिगर 2.1 है बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट जाना जाता है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की डायग्राम वाला खेल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट खेल माना जाएगा, क्योंकि पता नहीं कब आपको डायग्राम दे करके वो पूछ ले कि इस स्पाइरलम के अंदर फ्लैजिलम कौन सा है, स्पाइरला
जिसे यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, बैसिलस के अंदर स्पोर जो है वो डिनोट करें AB ऐसे करके वो दे सकता है। तो वो चीज़ हमें समझनी है यहाँ पर। बात अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे पास दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ना बड़ा सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती उनके स्ट्रक्चर को समझने में, बट बिहेवियर में बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब कि बिहेवियर से यहाँ पे क्या तात्पर्य समझे, बिहेवियर का यहाँ पर मतलब ये होगा कि वो अपनी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है, ये बड़ा समझना कॉम्प्लेक्स होता है। हालांकि उनका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, उनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उनके स्ट्रक्चर में ऐसी देखी नहीं गई है। ये लाइन, अब दूसरी लाइन पे पढ़ते हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन कहती है कि कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम कंपेयर भी करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप देखा जाए, बैक्टीरिया एज अ अम्ब्रेला जिसे हम बोलते हैं, किंगडम मोनेरा को देखा जाए, तो ये सबसे एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। इस लाइन को एज इट इज़ याद कर लो, बहुत काम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ना मेटाबॉलिज्म के जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो अपने अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म कर रहा हो, कोई बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा हो, कोई ऑटोट्रोफिक कर रहा है। अब हेटेरोट्रोफिक में, ऑटोट्रोफिक में भी कई सारे जो है तुम्हारे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज ऐसी बहुत डिवाइडेड है, यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, NCERT में डिटेल नहीं दी गई है। इस चैप्टर तक तो हमें सिर्फ ये समझना है कि ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ सवालों को देखें, NCERT के नीट के सवालों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम पढ़ें, तो हमें हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक इस चैप्टर के लिए समझना ज़रूरी है, बस इन दो टर्म्स को, क्योंकि इनमें कैटेगरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी, इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बात अगर आगे बढ़ाएं तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, दैट इज़ दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो अपना खाना खुद बनाने में विश्वास रखते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंस रखना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ठीक है। वो बोलते हैं भाई मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं, मैं तो खुद अपना इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट उठाऊंगा, जो मुझे आजू बाजू में मिल रहा है मैं वो उठाऊंगा, उसको ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करूंगा, देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके मैं खुद यूटिलाइज़ कर जाऊंगा, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद फूड बनाऊंगा अपना और मैं खुद खा जाऊंगा। दैट इज़ वेयर, जहाँ पर हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरियाज का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक। नाउ दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। अब ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोट्रोफिक में दो कैटेगरीज, ठीक है, दो कैटेगरीज कौन सी, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक का मतलब ये होगा कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद तो बनाता है मगर किसकी मदद लेता है, सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी की मदद वो लेता है, सिर्फ और सिर्फ, विच इज़ द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी वो फोटोसिंथेसिस करता है, सीधी सादी शब्दों में, सीधे सादे शब्दों में यही मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बनाने में विश्वास रखता है, जैसे पेड़ पौधे करते हैं। दूसरा हमारे पास है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। अब ये क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स का, ठीक है, या जितने भी उनके आसपास केमिकल्स मौजूद हैं उनका यूटिलाइजेशन करके वो अपने लिए खाना बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं। और अगर हम दूसरी कैटेगरी में देखें तो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया तो बड़ा सिंपल है, जो अपने लिए खाना न बनाते हो, जो दूसरों पर अवलंबन रहे अपने खाने के लिए, उन्हें अपना खाना चाहिए बट वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, दैट इज़ द थिंग। अगली लाइन यही कहती है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफ्स, दैट इज डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। जो दूसरी ग्रुप है बैक्टीरिया का, और हालांकि सबसे ज़्यादा यही ग्रुप है बैक्टीरिया का जो है हेटेरोट्रोफिक ग्रुप, जो कि खुद के ऊपर खाना नहीं बनाते,
ये असल ज़िंदगी में भी है भाई। कोई खुद के लिए खाना नहीं बनाना चाहता, सबको, कई ऐसे लोग हैं दुनिया में, सो इसको ऐसे याद रखो भाई, दुनिया में निकम्मे लोग बहुत हैं, ठीक है, उन्हें नहीं काम करना, वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। वैसे ही बैक्टीरिया की तरफ भी है। किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं बस समझाने के तात्पर्य कर रहा हूँ। समझो इसको, इमेजिनेशन इसी तरह रखो, याद इसी तरह होगा। तो लोग कई हैं जो खाना नहीं बनाना चाहते, दूसरे पर डिपेंडेंट है। बैक्टीरिया भी ऐसे ही है, वो भी ज़्यादा ही है, दूसरे पर डिपेंडेंट है खाना बनाने के लिए। क्या बन गया इसलिए वो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरे ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा या तो मरा हुआ रहेगा। बस यहाँ पर ऐसी दो सब कैटेगरी बन जाती है। क्या क्या का वापस से समराइज करते हैं। इस चीज़ को, जो लास्ट टू लाइन है, उसको एक कैटेगराइज फॉर्म में समझते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे अगर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करें, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में दो टाइप्स है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक का मतलब ये होगा जो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना बनाए। दूसरी कैटेगरी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, मतलब इसका ये कि जो केमिकल्स का यूटिलाइजेशन करके अपने लिए फूड बनाए, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। और अगर अपन दूसरी कैटेगरी देखें जो हेटेरोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक का मतलब ये जो खुद के लिए खाना ना बनाए, दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। अब इनमें दो सब कैटेगरी आती है कि ये बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है या डेड ऑर्गेनिज्म पे कंज्यूम कर रहा है। किस पे कंज्यूम, कंजम्पशन क्या है भाई उसका, तो वो मैटर करता है कैटेगरी वाइज। सो ये होता है किंगडम मोनेरा के लिए। किंगडम मोनेरा का जो ओवरव्यू था, जो एनसीईआरटी ने दिया था ऑन पेज 18 एंड पेज 19, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आर्किया बैक्टीरिया है वो दूसरे चैप्टर पे कंटिन्यूड है। तो अभी तक सिर्फ यहाँ तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करें। तो बने रहें, पढ़ते रहिए, कीप इट अप।